तो महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, विकसित महाराष्ट्र 2047। विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल गई है और लक्ष्य है 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। सुनने में तो ये किसी साईफाई मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन हमारे पास जो सरकारी नीतियां, इकोनॉमिक सर्वेज और न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ये सिर्फ हवा में की गई बात नहीं है। बिल्कुल। महाराष्ट्र हमेशा से भारत का इकोनॉमिक इंजन रहा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये इंजन पुराने डीजल मॉडल से एक हाईटेक इलेक्ट्रिक सुपरकार में कैसे बदल रहा है। इस बदलाव के पुर्जे क्या हैं और क्या इस रेस में गाड़ी के टायर फट सकते हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हम देखेंगे कि मई 2025 तक जमीनी हकीकत क्या है और कौन सी पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेंड्स इस ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर रही हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए इस सुपरकार के इंजन से ही शुरू करते हैं। राज्य की बड़ी नीतियां। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 का लक्ष्य है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में $850 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार एक बहुत बड़ा दाव खेल रही है। देखिए, महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के पास एक मजबूत फाउंडेशन पहले से है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 के बीच भारत में आए कुल एफडीआई का 31% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में आया है। देश के 24% स्टार्टअप्स यहीं पर हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि गाड़ी पहले से ही तेज चल रही है। तो फिर इस नई पॉलिसी की क्या जरूरत थी? अगर सब कुछ पहले से ही अच्छा चल रहा है तो जरूरत थी गियर बदलने की। पहले का ग्रोथ मॉडल जो था वो मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित था। अब दुनिया एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई एंड सर्विसेज की तरफ जा रही है। ये नई पॉलिसी उस पुरानी फाउंडेशन पर एक नई फ्यूचरिस्टिक इमारत खड़ी करने की कोशिश है। ये सिर्फ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरह का इन्वेस्टमेंट लाने के बारे में है। वो इन्वेस्टमेंट जो अगली पीढ़ी की नौकरियां पैदा करें। सही तरह का इन्वेस्टमेंट। इसी से जुड़ा एक नया शब्द मैंने हाल ही में बहुत सुना है, जीसीसी, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। पहले बीपी और केपी होते थे, अब ये जीसीसी क्या बला है? क्या ये बस एक नया फैंसी नाम है या इसमें कुछ वाकई में अलग है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जीसीसीज बीपीओज की तरह नहीं है जहां लो एंड रिपीटेटिव काम होता है। जीसीसीज किसी मल्टीनेशनल कंपनी का दिमाग होते हैं जो भारत में बैठकर काम कर रहा होता है। यहाँ हाई वैल्यू काम होता है, जैसे R&D, प्रोडक्ट डिजाइन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स। ये वो जगह है जहाँ कंपनी के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। वाओ, तो ये तो पूरा गेम चेंजर है। और सरकार की नई महाराष्ट्र जीसीसी नीति 2025 इसी पर फोकस कर रही है। उनका लक्ष्य है अगले 5 सालों में 400 नए जीसीसीज खोलना और करीब 4 लाख नौकरियां पैदा करना। ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। एम्बिशियस है, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इस पॉलिसी में जीसीसीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत स्पेसिफिक इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जैसे बिजली के बिल पर भारी छूट, जोन आई में 5 साल के लिए ₹1 प्रति यूनिट और बाकी जगहों पर ₹2 प्रति यूनिट की सब्सिडी। ठीक है, बिजली पर छूट और R&D ग्रांट सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में कंपनी के लिए डील ब्रेकर हैं? मतलब क्या बैंगलोर या हैदराबाद में उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं मिल रहा? यही तो इस पॉलिसी की खासियत है। ये सिर्फ बिजली बिल कम करने के बारे में नहीं है। देखिए, 10 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% छूट है। R&D पर होने वाले खर्च पर 25% की वापसी है, जो ₹2 करोड़ तक हो सकती है। और अगर कोई जीसीसी पेटेंट फाइल करता है तो सरकार उसकी लागत का 50% हिस्सा देगी, जो ₹50 लाख तक हो सकता है। जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो ये एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल केस बनता है। ये सिर्फ सस्ता नहीं है, ये स्मार्ट है। सरकार कह रही है, आप यहाँ सिर्फ अपना ऑफिस मत खोलिए, आप यहाँ इनोवेशन कीजिए और हम उस इनोवेशन को फंड करने में आपकी मदद करेंगे। और पुणे को इस पूरे प्लान का एपिसेंटर बनाया जा रहा है। इनोवेशन और R&D, इसके लिए तो जबरदस्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। क्या महाराष्ट्र इसके लिए तैयार है? बिल्कुल। और इस मोर्चे पर जो हो रहा है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में अपना अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश करने की घोषणा की है, जो मुंबई और पुणे पर केंद्रित होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा निवेश सिर्फ कुछ और ऑफिस खोलने के लिए तो नहीं होगा। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है डेटा।
माइक्रोसॉफ्ट का ये निवेश सिर्फ डेटा सेंटर बनाने के लिए नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि भारत की डेटा संप्रभुता यानी डेटा सॉवरेनिटी नीतियों और एआई बूम के बीच महाराष्ट्र खुद को भारत के डेटा तिजोरी के रूप में स्थापित कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस पर दांव लगा रही हैं। वो जानती हैं कि आने वाले समय में भारत का डेटा भारत में ही रखना होगा और उसे प्रोसेस करने के लिए यहीं पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज चाहिए होंगी। और शायद इसीलिए हम डेटा सेंटर्स में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लोढ़ा डेवलपर्स पलावा में 30,000 करोड़ रुपए का ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क बना रहे हैं और सिंगापुर की STT-GDC भी 5,000 करोड़ रुपए AI रेडी डेटा सेंटर्स के लिए लगा रही हैं। यहाँ एक शब्द है AI रेडी। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है? नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग टर्म नहीं है। जब हम AI रेडी कहती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ज्यादा स्टोरेज नहीं है। इसका मतलब है कि इन सेंटरों में वो खास तरह के सुपर फास्ट चिप्स मतलब GPUs और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स लगे होंगे जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हजारों गुना ज्यादा पावर खाते हैं। ये एक सामान्य डेटा सेंटर और एक फॉर्मूला 1 कार के इंजन के बीच का अंतर है। नॉर्मल डेटा सेंटर आपकी फैमिली कार जैसा है जो रोजमर्रा के काम के लिए ठीक है, लेकिन AI रेडी डेटा सेंटर वो F1 कार है जिसे रेस जीतने के लिए बनाया गया है। F1 कार, ये तो जबरदस्त एनालॉजी है। लेकिन F1 कारें बहुत ज्यादा फ्यूल भी पीती हैं। इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की एनर्जी नीड्स का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिजिटल ग्रोथ के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को भूल रहे हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और सरकार की ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क नीति इसी का जवाब देने की कोशिश करती है। इस पॉलिसी में ये अनिवार्य किया गया है कि इन पार्कों को अपनी ज़्यादातर ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर या विंड एनर्जी से लेनी होगी। तो ये सब विकास नहीं बल्कि टिकाऊ विकास की बात है। सरकार की कोशिश है कि ये F1 कार इलेक्ट्रिसिटी पर चले, पेट्रोल पर नहीं। ये सब तो हुई बड़ी कंपनियों और बड़े निवेश की बातें, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की असली जान तो उसके नए आइडियाज और छोटे स्टार्टअप्स में होती है। उस मोर्चे पे क्या हो रहा है? उस मोर्चे पर भी एक सोची समझी रणनीति दिखती है। महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 में कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे महाराष्ट्र इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स जो नए आइडियाज को पहचान देंगे, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और एक बहुत ही स्मार्ट मूव है स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड का इस्तेमाल करना। ये CSR वाला पॉइंट थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब क्या कंपनियां अब अपनी मर्जी से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगी? हाँ, एक तरह से सरकार कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपनी CSR बजट का एक हिस्सा सरकार द्वारा अप्रूव किए गए स्टार्टअप फंड्स में लगाएं। इससे दो फायदे हैं। एक, स्टार्टअप्स को वो अर्ली स्टेज फंडिंग मिलती है जो उन्हें मिलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, बड़ी कंपनियों को प्रॉमिसिंग न्यू टेक्नोलॉजी और टैलेंट तक सीधी पहुंच मिलती है। ये एक विन विन सिचुएशन है। और सिर्फ फंडिंग ही नहीं, पॉलिसी में उन्हें रिसोर्सेज देने की भी बात है, जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाउड AI तक एक्सेस देना। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण नांदेड़ में देखने को मिलता है। सरकार ने वहां स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर डिजिटल 101 फ्रेमवर्क शुरू किया है। इसके तहत 400 कॉलेजों के करीब 1.5 लाख छात्रों को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स सिखाए जाएंगे। सोचिए, मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र जहां मौके पारंपरिक रूप से कम रहे हैं, वहां इतने बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारी पॉलिसीज, DCCs, डेटा सेंटर्स, स्टार्टअप्स, इन सब का जमीनी स्तर पर यानी नौकरियों पे क्या असर दिख रहा है? क्या लोगों को सच में नौकरियां मिल रही हैं? आंकड़े तो यही बताते हैं। Founded.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में हायरिंग सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, खास तौर पर फ्रेशर से लेकर मिड सीनियर लेवल तक। 0 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले पेशेवरों की मांग में 20% की बढ़ोतरी हुई है और 7 से 10 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए तो ये आंकड़ा 34% है। ये दिखाता है कि कंपनियां सिर्फ एंट्री लेवल टैलेंट ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स को भी हायर कर रही हैं जो इस ग्रोथ को मैनेज कर सकें। और स्टार्टअप्स में भी हायरिंग करीब 32% बढ़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। नौकरियों के प्रकार बदल रहे हैं। पहले स्टार्टअप्स में सेल्स की भूमिका बहुत अहम होती थी, लेकिन अब IT रोल्स की हिस्सेदारी 23% से बढ़कर दुगनी यानी 45% हो गई है, जबकि सेल्स की हिस्सेदारी 23% से घटकर 14% रह गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑटोमेट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
हर स्टार्टअप को अपना प्रोडक्ट बनाने, ऐप डेवलप करने और डेटा मैनेज करने के लिए टेक्निकल लोगों की जरूरत है। मांग सेल से हटकर कोर टेक्नोलॉजी स्किल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसी बदलाव को महाराष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम भी एड्रेस कर रहा है। कैसे? राज्य के ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो पारंपरिक रूप से फिटर, वेल्डर जैसे ट्रेड्स के लिए जाने जाते थे, वे अब 2025-26 से AI, EV मैनेजमेंट और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स शुरू कर रहे हैं। सोचिए, नांदेड़ में एक 19 साल का लड़का जो पहले शायद वेल्डिंग सीखता, अब ड्रोन रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के लिए अवसरों का दरवाजा खोल रहा है। NASSCOM की रिपोर्ट भी यही कहती है कि AI के युग में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग सबसे जरूरी है और महाराष्ट्र सरकार ठीक यही करती दिख रही है। इस सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का सारा विकास मुंबई और पुणे के आसपास ही केंद्रित है। क्या राज्य के बाकी हिस्सों के लिए भी कोई प्लान है? हाँ, और ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अक्सर मुंबई पुणे कॉरिडोर ही दिमाग में आता है, लेकिन अब नागपुर एक ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंशियल हब के रूप में उभर रहा है। नागपुर? वो कैसे? इसका केंद्र है मीहान SEZ प्रोजेक्ट। हाल ही में 6 नई कंपनियों ने मीहान में निवेश किया है और IT, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रा के लिए 8 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। लेकिन मीहान की असली ताकत उसकी लोकेशन है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। ये मीहान SEZ भारत की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक परियोजना कही जाती है। इस मल्टी मॉडल का ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि एक ही जगह से सामान हवाई जहाज, ट्रेन और ट्रक तीनों से भेजा जा सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मीहान को भारत का लॉजिस्टिक्स चौराहा समझिए। ये भारत के ज्योग्राफिकल सेंटर में है। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक बड़ा रेलवे टर्मिनल है और ये देश के मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी मीहान में अपना सामान बनाकर उसे देश के किसी भी कोने में सबसे तेजी से और सबसे कम लागत में भेज सकती है। ये सिर्फ एक SEZ नहीं, बल्कि भारत के ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हार्ट वॉल्व की तरह है। ये विकास को विकेंद्रीकृत करने की एक सोची समझी रणनीति है, ताकि ग्रोथ का फायदा सिर्फ मुंबई पुणे तक सीमित न रहे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि महाराष्ट्र अपनी पुरानी इंडस्ट्रियल लीडरशिप को बनाए रखते हुए अब GCC, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक स्टार्टअप्स जैसे नेक्स्ट जनरेशन सेक्टर्स में अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि इसके पीछे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, भारी भरकम निवेश और स्किल डेवलपमेंट पर जबरदस्त फोकस है। बिल्कुल, ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और ह्यूमन रिसोर्सेज तीनों पर एक साथ काम हो रहा है। ये उस इलेक्ट्रिक सुपरकार को बनाने जैसा है। आपको सिर्फ एक पावरफुल इंजन ही नहीं, बल्कि मजबूत चेसी, बेहतरीन टायर और एक स्किल्ड ड्राइवर भी चाहिए। महाराष्ट्र इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह एक शानदार नजरिया है। अंत में एक विचार छोड़ जाती हूँ। डेटा सेंटर्स और AI में इस भारी निवेश के साथ महाराष्ट्र उस F1 कार पर सवार हो गया है, जो बहुत तेज है लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा भी मांगती है। तो भविष्य का सबसे बड़ा सवाल ये होगा, महाराष्ट्र इन उद्योगों की भारी ऊर्जा और पानी की मांगों को स्थायी रूप से कैसे प्रबंधित करेगा, और दूसरा, ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस हाई टेक ग्रोथ की रफ्तार में राज्य के छोटे शहर और ग्रामीण इलाके पीछे न छूट जाएं। विकास का लाभ सिर्फ कुछ शहरी पॉकेट्स तक ही सीमित न रहकर पूरे राज्य में समान रूप से कैसे बटेगा, यही इस सुपरकार रेस की असली चुनौती होगी।